रहा है, बताओ। हाँ, स्लाइड को वो कर दो सर, किसको? स्लाइड का रिजर्वेशन। Okay, now this is part 3 of Indian Constitution, and the topic or the headings of this part is fundamental rights. What are rights? अधिकार। अधिकार क्या होते हैं पता है? Claims of, it can be of human beings, it can be of animals. Rights are very necessary for human development, both mentally and physically. Now we are to deal with fundamental rights, because part 3, it gives us not only rights, but it is fundamental in nature. So we have to get the meaning of this word completely. Fundamental rights. What are fundamental rights? Fundamental rights are those rights which human beings, not animals, which human beings get through part 3 of Indian Constitution, and which is also very necessary for physical, mental and religious growth of a human being. Remember, we are not talking about animals. Part 3 of Indian Constitution does not guarantee any fundamental rights to animals. It only guarantees certain rights to human beings. Human beings बोल रहा हूँ तो यहाँ भी दो एस्पेक्ट हैं. It guarantees fundamental rights to both Indian citizens as well as foreign citizens. एक बात ध्यान देने वाली क्या होगी? और why they are called fundamental in nature? Because these are a set of rights provided by part 3 of Indian Constitution, not only to Indian citizens but also to foreign citizens by virtue of taken birth in human yoni. है ना? हमने नेचुरली हम मनुष्य रूप में हमने जन्म लिया, किसी ने भी मनुष्य योनि में जन्म लिया, और पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसे सर्टेन फंडामेंटल राइट्स दे देता है ना? जैसे ही उसने ह्यूमन लाइफ में जन्म लिया उसको मिल गया, नॉट ओनली टू इंडियन सिटीजन्स बट ऑल्सो टू फॉरेनर्स. ठीक है, ये हो गया. चलो, फैक्ट्स. फंडामेंटल राइट्स are those rights which is guaranteed to both the Indian citizen and foreign citizens. पहला फैक्ट अभी इसे में सुन लिया आपने. आपको ध्यान रखना है कि फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट विच इज गारंटीड टू बोथ द इंडियन सिटीजन एंड फॉरेन सिटीजन्स. फंडामेंटल राइट्स आर मस्ट फॉर फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन. सिग्निफिकेंस हो गया इसका. फंडामेंटल राइट्स आर टेकन एंड इंस्पायर्ड फ्रॉम अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स. ये देखो, अब आप पहले भी पढ़ चुके हो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट फंडामेंटल राइट्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, है ना? और वहाँ से भी अंदर चला जाए तो कहाँ से? अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स, क्योंकि वहाँ जो राइट्स है उनको अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, तो वहीं से लिया गया है. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स से. पार्ट 3 आपसे क्वेश्चन पूछ देगा विच पार्ट इज नोन एज मैग्ना कार्टा. सो पार्ट 3 इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. रॉ फैक्ट. 1789 फ्रांस इज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस्ड फंडामेंटल राइट्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन. ये अब एक और फैक्ट हो गया कि विच कंट्री इज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस और टू हैव फंडामेंटल राइट्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फ्रांस. बट वी हैव अडॉप्टेड इट फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का जो नेचर था हमने वहाँ से लिया है. ठीक है. मैग्ना कार्टा ऐसा है कि इन 13th सेंचुरी एडी किंग जॉन ऑफ ब्रिटेन, क्या हुआ कि अंडर द प्रेशर ऑफ, अब सामंत जानते हो? सामंत छोटे राजा सामंत, एक बड़ा राजा उसके अंदर छोटे छोटे राजा होते हैं, उनको राइट्स दे देता है, वो सामंत होते हैं. ठीक है, तो वो सामंत जो है उनके टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स, लोकल सिटीजन्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसी ऑफ सामंत्स और द स्मॉल
small kings, actually in 13th century King John brought this certain rights या gave certain rights to their citizens, और इसीलिए वहाँ से लिया है हमने, अमेरिका से, ब्रिटेन से लिया गया है, तो इसीलिए इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखो सबसे पहले इसे मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन का जो राजा था किंग जॉन, सामन से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सर्टन राइट्स सिटीजन्स को दे दिए, लोकल नेटिजन्स को सर्टन राइट्स दे दिए कि ये आपके राइट्स होंगे। इससे क्या होगा कि वो जो स्मॉल किंग्स है वो आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करोगे कि सर हमने तो फंडामेंटल राइट्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, लेकिन आप बता रहे हो कि किंग जॉन ब्रिटेन का, इंग्लैंड का, वहाँ पहुँच गए। तो देखो ऐसा है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, उनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। एक्चुअली ब्रिटेन में क्या होता है कि दे रूल या दे एडमिनिस्टर देयर कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ कन्वेंशंस एंड प्रीवियस वर्डिक्ट्स गिवन बाय किंग्स कोर्ट्स, ऐसे उनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का है, फ्रांस का है। ठीक है, फ्रांस ने सबसे पहले सर्टन फंडामेंटल राइट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले, लेकिन वहाँ से इंस्पायर होकर जाहिर सी बात है बाकी देशों ने भी जो फंडामेंटल राइट्स अपने सिटीजन्स को दिए हैं वो फ्रांस से इंस्पायर्ड हैं। और हमने जब हमारे जो मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, जब उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनानी चाहिए तो उन्होंने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन देखा, उनको वहाँ का फंडामेंटल राइट्स अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स अच्छा लगा, उठाया रख लिया, तो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। जबकि फ्रांस इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव फंडामेंटल राइट्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मैग्ना कार्टा इज डिक्लेयर्ड मेड बाय द किंग ऑफ, ये देखो किंग ऑफ, मेरे याद ही नहीं है लिखा हुआ है, किंग ऑफ इंग्लैंड इन 1215 विच इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट रिटन लेटर ऑन द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, originally constitution has how many fundamental rights? So originally Indian constitution had 7 kinds of fundamental rights, 7 fundamental rights guaranteed to the citizens. Now at present we have only 6 FRs, 6 FRs. ठीक है, so how many FRs were there originally in the Indian constitution? सब लिखा है पगली, यहाँ से कुछ लिखने की जरूरत है? अच्छा लगता है, ठीक लिखो। Originally means at the time when our constitution was finally adopted and enforced, that is 26th of January 1950, उस समय जो constitution की बुक हमारे सामने थी, that is original constitution, है ना। So at that time how many FRs we had? 7. एक क्वेश्चन हो गया, 7 FRs we had, but at present how many FRs we have? 6. This clearly reflects that constitutional can be amended अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड टाइम। कॉन्स्टिट्यूशन में समय समय पर अमेंडमेंट होते हैं, अमेंडमेंट हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन से एक एफआर था, कौन सा देखो, राइट टू प्रॉपर्टी। ओरिजिनली जब 7 एफआर्स थे, देन देयर वाज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी, है ना। बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा अमेंडमेंट किया गया, कौन से सीरियल नंबर का? 44th। एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज रिलेटेड टू एक्चुअली राइट टू प्रॉपर्टी। अब राइट टू प्रॉपर्टी देखो पार्ट 3 में कहाँ था, पार्ट 3 में ये कहाँ प्रोविजन था, आर्टिकल 19(1). अभी आप पढ़ोगे, सुन लो इसको, अभी जान जाओगे। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F कहाँ था? 19(1)(F) में और आर्टिकल 31 में, 2 जगह था पार्ट 3 में ये। राइट टू प्रॉपर्टी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से पहले कहाँ था? आर्टिकल 19(1)(F) एंड आर्टिकल 31, पार्ट 3 में था ये। व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? आफ्टर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, right to property was removed from part 3 and it was placed in part 12 of Indian Constitution under article 300A। एक और फैक्ट हो गया। राइट नाउ वेयर इज राइट टू प्रॉपर्टी? राइट टू प्रॉपर्टी इज इन पार्ट 12 अंडर आर्टिकल 300A। a new article was made for this right to property 300A। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हुआ।
क्या हुआ, पार्ट राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम पार्ट 3, और पार्ट 3 में कहाँ कहाँ था, 19 1F एंड 31, यहाँ दोनों से हटाया गया, इसको कहाँ ले जाया गया, पार्ट 12 में ले जाकर प्लेस कर दिया गया, और वहाँ कौन से आर्टिकल बनाया गया, 300A। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, नाउ राइट टू प्रॉपर्टी अंडरवेंट अ डिफरेंस, अर्लियर इट वाज अ फंडामेंटल राइट, now under article part 12 it's not your fundamental right, now it is your legal right. जो भी पार्ट 3 में है that is your fundamental right. other than part 3 of Indian Constitution you have certain rights other than part 3, but those rights are your legal rights, not fundamental rights, your legal rights. समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, पक्का, थोड़ा बहुत आएगा, सब आएगा, थोड़ा बहुत है, देयर इज नो डिफरेंस, सिर्फ उसके प्रोविजन में डिफरेंस है। देखो, व्हेन certain rights which are guaranteed to you by part 3, if they are violated means part 3 of Indian Constitution is given so much of importance that if not even central government, not even state government, not even prime minister, not even president of India, nobody is having this right to snatch your fundamental rights which is guaranteed to you by part 3 of Indian Constitution. पार्ट 3 ने जो आपको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, nobody has this right to snatch your fundamental rights or violate it. जैसे you have one fundamental right to speak. Nobody is having this right. सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी, स्टेट गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई नहीं रोक सकता। क्यों? बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री इज द सुप्रीम लॉ, है ना, उससे बड़ा कोई नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ हैज गिवन यू सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, देन नोबडी हैज दिस राइट टू स्नैच योर फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट इन सर्टेन एक्सेप्शनल सिचुएशंस, क्योंकि वो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड है कि भाई योर फंडामेंटल राइट्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इन सर्टेन सिचुएशंस, तो वो हम देखेंगे बाद में। बट इन जनरल नोबडी इज हैविंग दिस अथॉरिटी टू स्नैच योर फंडामेंटल राइट्स विच इज guaranteed to you by part 3 of Indian Constitution, है ना, right to speak। लेकिन it doesn't mean Constitution has given you certain fundamental rights, they are absolute in nature. It doesn't mean they are absolute in nature। मतलब तुमको बोलने का अधिकार है, राइट टू, तुम चौराहे पे खड़े हो जाओगे, रोगा भड़वा, ऐसा नहीं बोल सकते किसी को, है ना। You have your fundamental right to speak, but you cannot speak shit। किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाओ, किसी को खोले हम गाली गलौज करो, ऐसा नहीं कर सकते, वरना वो मानहानि का केस दायर कर सकते हैं आपके खिलाफ। ये राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। हाँ, इसका मैं वही तो बोल रहा हूँ, दो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड यू सर्टेन फंडामेंटल राइट्स through part 3 of Indian Constitution, but they are not absolute in nature. They are not absolute in nature, they are not unlimited. They are not unlimited कि right to speak आपका fundamental right है तो कुछ भी बोल सकते हो। No, Constitution itself has put certain reasonable restrictions, reasonable, तार्किक, है ना, तार्किक रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, समझे। जैसे एक और फंडामेंटल राइट आप पढ़ोगे, राइट टू मूव फ्रीली एनीवेयर इन इंडिया। तुम जाके किसी बंगले में घुस गए, मेरे को राइट है मेरा, मैं कहीं भी घूम सकता हूँ, है ना। इसका मतलब ये नहीं है, देयर आर सर्टन, देयर कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैज पुट सर्टन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, मतलब जो रीजनेबल है, जो तार्किक है। तुम्हें बोलने का राइट है, तुम बोल सकते हो, तुम गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी ग्रीवेंसेस बता सकते हो, है ना, तुम बता सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन अपने अंदर जो गाली गलौज किसी को देने का मन कर रहा है, यू आर नॉट सपोज टू स्पीक पब्लिकली, किसी को टारगेट करके नहीं बोल सकते, बिकॉज इट इज एक्चुअली द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ दैट पर्सन, है ना, समझ रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स विच आर गारंटीड टू यू बाय पार्ट 3 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। एब्सोल्यूट मतलब ऑल पावरफुल, कि
फंडामेंटल राइट है आपको कुछ भी मनमानी करने का, जो भी कि मेरे को भाई बोलने का अधिकार है, मैं कुछ भी बोलूँगा ना, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, कॉन्स्टिट्यूशन ने स्वयं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी बताए हैं ना, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन आप कुछ भी, आप ऐसी कंडीशंस पे पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आप किसी को हानि पहुंचा रहे हैं तो आपकी वो फंडामेंटल राइट रोकी जा सकती है ना। आप गाली गलौज दे रहे हो, रिस्ट्रिक्शन है, नहीं दे सकते, उस बेसिस पे आपके फंडामेंटल राइट वहाँ रोकी जा सकती है, समझ रहे हो। राइट टू मूव फ्रीली, राइट टू रिसाइड एनीवेयर इन द कंट्री, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी पे जाके अपने तंबू तान दिए, ऐसा थोड़ी होगा, है ना। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, डिफरेंस देखो, हाँ देखो, तुमने किसी का मर्डर कर दिया, मर्डर कितना हीनियस क्राइम है, इसके बावजूद तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और तुम्हारा केस पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चलेगा। Look, the judicial structure we have in India is like, ऐसा समझ लो, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको सेशन कोर्ट होते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सेशन कोर्ट में क्रिमिनल मामले चलते हैं, क्रिमिनल, मर्डर, रेप, चोरी, ये सब यहाँ, और यहाँ पर सिविल मामले, किसी की ज़मीन कब्जा ली, किसी को गरिया दिया, वो सब सिविल मामले यहाँ। तो मर्डर भी कर दो तो तुम्हारा केस सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेशन कोर्ट में चलेगा, 8 साल 10 साल चल सकता है, आपको पता है कोर्ट का, फिर डिसीजन आएगा। लेकिन तुमने मर्डर जिसका किया है, उसकी गर्लफ्रेंड उस कोर्ट के आए हुए डिसीजन से खुश नहीं है, उसने क्या किया, यहाँ से अपील कर दिया, अपील कर सकते हैं, अपील कर दिया और यहाँ से हायर लेवल पे जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, हाई कोर्ट में पहुँच जाएगा, आपके स्टेट का हाई कोर्ट में पहुँच जाएगा, यहाँ भी 7-8 साल चलेगा। फिर यहाँ डिसीजन आया, फिर आप उसकी गर्लफ्रेंड जिसका बॉयफ्रेंड मरा था वो संतुष्ट नहीं है, अच्छा गया और आ गया, ओके, हाई कोर्ट, वहाँ से फिर यहाँ से अपील करेगी, कहाँ जाएगा, हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, सुप्रीम कोर्ट, फिर वहाँ आएगा डिसीजन, फिर तो मानना ही पड़ेगा, दैट इज़ फाइनल ना। तो आप देखो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचने के लिए आसान नहीं है, ये 15 से 20 साल का रास्ता हो सकता है, तब आप सुप्रीम कोर्ट पहुँचोगे। लेकिन अगर किसी ने आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया, छीनने की कोशिश की, देन देयर इज वन मोर फंडामेंटल राइट गारंटीड टू यू, you can move directly to the Supreme Court of India. You can move directly to the Supreme Court of India for the enforcement of your fundamental right which is being snatched or violated. ये फंडामेंटल राइट की बात हो गई। सोचो कितना इंपॉर्टेंस है कि अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स को छीनने की कोशिश करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और इट इज़ सुप्रीम कोर्ट हैज़ एंट्रस्टेड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू एनफोर्स द वायलेटेड और स्नैच फंडामेंटल राइट बैक टू द सिटीजन्स। आया, लेकिन लीगल राइट में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाओगे। अब राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट योर फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी इज़ योर लीगल राइट। मतलब यदि आपके ज़मीन कोई कब्जा लेता है तो फिर इस चैनल से जाओ। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि वाई वॉज देयर अ नीड टू अमेंड पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड remove right to property from part 3 and shift it to part 12. Why there was a need? देखो, आपको राइट टू प्रॉपर्टी है, मतलब आप लीगली अवैध ना, इसका मतलब ये नहीं है कि AK-47 बेच के पैसा कमाने का राइट है तुमको, प्रॉपर्टी खरीदने का राइट, इसका मतलब ये नहीं है।
लीगली आप प्रॉपर्टी संपत्ति खरीद सकते हो, अपनी वेल्थ बढ़ा सकते हो। आपकी ज़मीन है और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई प्रोजेक्ट आ जाए, फ्लाईओवर बनाना हो, हॉस्पिटल बनाना हो, बस स्टैंड बनाना हो, या स्टेट गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, स्टेट हाईवे निकालना हो, लेकिन आप उनके प्रोजेक्ट में आपकी ज़मीन आ रही बीच में। अब पहले 1978 बिफोर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 व्हाट वाज द सिचुएशन? अगर मान लो गवर्नमेंट वहाँ से आपके ज़मीन से हाईवे ले जाना चाह रही है, ठीक है, उनके प्रोजेक्ट जो हाईवे है आपके ज़मीन से जा रहा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो खेत हो सकता है, प्राइवेट लैंड हो सकता है आपका, आप गवर्नमेंट आएगी आपके पास, बोलेगी भाई ज़मीन दो। पहले क्या होता था, ज़मीन दो, बोलता क्यों दो? अरे भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, नेशनल हाईवे निकल रहा है, स्टेट हाईवे निकल रहा है, हॉस्पिटल बना रहे हैं, ज़रूरत है हमको, नहीं दूंगा। क्या कर लेगा? बोले अबे हम सरकार है, हम बोल रहे ज़मीन दो। वो बोलता है फिर तूने शायद पढ़ा नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी इज़ माई फंडामेंटल राइट। और क्या कर लेगा? अबे सीधे सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। फिर सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेट करता, बोलता नहीं भाई बोल तो सही रहा है, ये उसका फंडामेंटल राइट है, तुम उसकी मर्जी के बिना उसकी ज़मीन ले नहीं सकते। तो ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे फंडामेंटल राइट का हवाला दे, नहीं बेचना मेरे को ज़मीन, नहीं दूंगा। अब गवर्नमेंट बोले साला ये फंडामेंटल राइट जो है वो पाप हो गया है, मतलब हम कोई भी अब गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, अब हम कोई भी प्रोजेक्ट को पूरे नहीं कर पाते ऐसे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पता, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी उनका फंडामेंटल राइट है, ऐसे तो हम कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया और राइट टू प्रॉपर्टी को वहाँ से हटाकर उधर कर दिया, उधर कर दिया और एक लॉ बना दिया, और एक लॉ बना दिया। क्या है लॉ? भूमि अधिग्रहण बिल सुने? भूमि अधिग्रहण अधिनियम, लैंड एक्विजिशन एक्ट, नहीं सुने हो ना? सो पार्लियामेंट हैज मेड अ लॉ, लैंड एक्विजिशन एक्ट। नाउ व्हाट इज इन दिस एक्ट? नाउ इफ गवर्नमेंट नीड्स योर लैंड, it is must for you to sell your land to the government, आपको बेचना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। गवर्नमेंट इज अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल लैंड एक्विजिशन बिल, गवर्नमेंट विल पे यू 6 times ऑफ द मार्केट वैल्यू। अगर आपकी ज़मीन 1 लाख की है, गवर्नमेंट 6 लाख देगी खुशी खुशी से। अब लोग बोलते हैं हमारी कोई ले आओ प्रोजेक्ट हमारी ज़मीन में, पहले नहीं देते थे, अब ले आओ, इंतज़ार करते हैं कि कोई तो आ जाए, कोई प्रोजेक्ट में मेरा ज़मीन निकल जाए, 6 गुना कीमत मिलेगा अचानक। ये हो गया। अच्छा, डिफरेंट एक्ट्स एक्चुअली एग्रीकल्चर इज़ अ मैटर ऑफ सब्जेक्ट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। तो स्टेट्स को भी लॉ बनाने का अधिकार, तो डिफरेंट एक्ट्स का भी ये बिल एक्ट है। जैसे कहीं पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट शायद कोई स्टेट 3 गुना देता है मार्केट वैल्यू का, कोई 4 गुना देता है, और वो भी वैरी करता है अकॉर्डिंग टू द तहसील्स एंड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वो भी वैरी करता है। तो ये है। तो आप समझ में आया कि गवर्नमेंट क्यों, वाई पार्लियामेंट अमेंडेड पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड शिफ्टेड राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम पार्ट 3 टू पार्ट 12, है ना? तो राइट्स में अगर जैसे लीगल राइट्स में आ गया राइट टू प्रॉपर्टी, उसके बाद अगर तो भी मतलब कि सेशन, मतलब कि अपील के माध्यम से पहुंचेगा, तो कितने सालों बाद पहुंचेगा? डायरेक्ट नहीं जा सकता। ले सकती है सरकार जमीन, क्या? अगर जब तक वो बोल नहीं रहा, अधिकार नहीं दे रहा सरकार को, तो सरकार मतलब उसकी जमीन को अधिकार कुछ है ही नहीं। अब तो एक्ट है, लॉ बन गया, लॉ देना ही पड़ेगा, लॉ बना दिया ना पार्लियामेंट ने, है ना? लैंड एक्विजिशन एक्ट। अरे ना, तो बस नहीं देना पड़ेगा। तो तू सरकारी रेट से ज़्यादा बेचेगा तो दैट्स अ क्राइम, तो चोरी कर रहा है फिर।
नहीं ऐसा कैसे, मार्केट वैल्यू तू महंगे में क्यों खरीदा, वो मार्केट वैल्यू। तो मार्केट में बिजनेस के लिए सर आजकल ऐसे ही होता है हर जगह। तो इलीगल हो रहा है ना। हाँ। भाई तेरे को वहाँ रजिस्ट्री शो करना पड़ेगा, रजिस्ट्री में। नहीं तो रजिस्ट्री तो 100 वो रेट कर देते, लेकिन अंदर से जो पाला जाता है पीछे साइड पे। हाँ पीछे साइड तो तुम तो गड़बड़ कर रहे हो, फिर चुरा रहे हो सरकार से, तो अंदर पहुँच जाओगे। रजिस्ट्री तो नहीं सर होगा ना। अंदर पहुँच जाओगे भाई, मार्केट वैल्यू जो होगी उसका 6 गुना देगा वो, 6 गुना दे रहा है ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मार्केट वैल्यू से इतना महंगी ज़मीन कोई बेचेगा और तुम ले लोगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट रेट का दुगना हो सकता है ना। अगर चुरा भी रहे हो तो दुगने रेट में शायद कोई बेचेगा, तुम लोगे। 6 गुना दे रहा है ना गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट 6 गुना दे रहा है ना। हाँ कौन कहाँ पूछा त्रीस, वही सर डिफरेंट हो गया सर। हो गया, समझ गया ना। चलो यहाँ क्लियर है। नाउ 6 फंडामेंटल राइट्स, जो 6 फंडामेंटल राइट्स है आपके पास वो क्या है। राइट टू इक्वालिटी, मेन हेडिंग्स है ना, इस ऑर्डर में आपको दिमाग में याद होने चाहिए। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights and right to constitutional remedies। सब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपके दिमाग में एक ऑर्डर में चला जाना चाहिए। पहला क्या है, राइट टू इक्वालिटी। फर्स्ट एफ आर, सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, रिलीजन, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ऑर्डर क्वेश्चंस आपसे यहां से बन सकते हैं, अरेंज, इस ऑर्डर में ही होंगे ये। फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। Look, features of fundamental rights. They are justifiable, allowing, why they are? अब एक फीचर जान लो, fundamental rights और part 3 they are justifiable in nature. It means, what does it mean? It means it allows, part 3 of Indian Constitution allows a person to move to courts for their enforcement if and when they are violated. है ना? Means if your fundamental rights is violated by any chance, by anybody, by the central government, by the state government, by the PM, by the CM, by the police station, by any organization, by any individual, if your fundamental is violated in any case, then you have this right to move to the courts for their enforcement. It means fundamental rights are justifiable.
यू कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट। क्लियर है एक फीचर। एफ आर्स, हाँ सर वो जैसे कोर्ट स्कूल है तो सर वो उसकी मर्जी है, वो सुप्रीम कोर्ट जाता है क्या है? लुक, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स यू कैन मूव ईदर टू सुप्रीम कोर्ट और टू द हाई कोर्ट or to the high court of your state, but under article 32 you can move to supreme court, under article 226 you can move to high courts, but article 226 is not in part 3 of Indian constitution. Article 226 is not in part is not your fundamental right actually, because article 12 to 35 कितने आर्टिकल्स कवर होते हैं इसमें पार्ट 3 में? आर्टिकल 12 to 35. आर्टिकल 226 is definitely out of part 3. That is, under article, though constitution is allowing you or giving you or gives you this permission, you can move to the high court of your state for your fundamental rights if in case if they are violated, but this is not your fundamental right. But article 32 is itself is in part 3 of Indian constitution. What does article 32 says? Under the provision of article 32 you have this right to move directly to the supreme court for the enforcement of your fundamental right in case they are violated. That is it means article 32 itself is your fundamental right. So it's your fundamental right to move to Supreme Court, but it's not your fundamental right to move to High Court. So High Court can deny. High Court can deny. वो डिनाई कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाओ। समझ रहे हो? है? सर अगर कोई फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा हो तो उसको क्या मतलब क्या उसको सजा मिल सकती है? सजा भाई, सबसे पहले जैसे मान लो भविष्य में तुम्हारी शादी हुई, विवाह हुआ और तुम्हारी बाई ने तुमको कमरे में रस्सी से बांधकर 1 हफ्ते कैदी बना के रखा है ना? मान लो तोर बाई, अब जाहिर सी बात है तो वाइफ अगर ऐसा करे कि तुम परेशान हो ना, जब वाइफ ऐसा करती है तो आप तुमको अपने एक्स याद आएगा, पास याद आएगा ना, संपर्क करोगे, बोलोगे किसी तरह मेरे को छुड़ा ले इस चुड़ैल से ना, और वो जो है ना वो जा सकती है सुप्रीम कोर्ट, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगी। देखो भैया मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, उसकी पत्नी उसके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है, उसको मार रही है, पीट रही है और कैदी बनाकर घर में रखी हुई है। ठीक, इसका फंडामेंटल राइट है भाई, कोई कैदी बना के नहीं रख सकता। ठीक, अगर किसी ने अपनी कस्टडी में इसे जबरन कैदी बना के, चाहे पुलिस स्टेशन हो चाहे कोई व्यक्ति हो, अगर बना के रखा है और सुप्रीम कोर्ट फिर जांच करेगी, क्या भाई वास्तविकता क्या है? जितेश को क्या वास्तव में किसी ने कैदी बना कर रखा है? जांच करेगी, पुलिस भेजेगी, देखेगी, जांच में पाएगी बिल्कुल जितेश को कैदी बना के रखा गया है, तुरंत एक रिट जारी करेगी सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज इट्स द ड्यूटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू गेट बैक योर फंडामेंटल राइट। तुरंत तुम्हारी वाइफ के खिलाफ एक रिट जारी हो जाएगा, हैबीज कॉर्पस, एक रिट जारी करेगा हैबीज कॉर्पस, और वो ऑर्डर होगा, एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा, हाँ भैया नोनी ते अपन पति लग 24 घंटा के भीतर सुप्रीम कोर्ट के सामने उपस्थित कर, सशरीर आत्मा के साथ, है ना, विद द सोल, नॉट विदाउट सोल। तुरंत अब भाई वो करना पड़ेगा, और नहीं किया उसने, वारंट जारी हो जाएगा तो पत्नी अंदर। समझे? समझा कि नहीं समझा? प्रश्न का उत्तर मिला? हाँ, पत्नी का बात आ गया तो कैसे उत्तर नहीं मिलेगा? ठीक, यहाँ चले आते कैसे लोग आते। एफर्ट्स लिमिटेड टू इंडियन सिटीजन्स, देखो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दे ऑल द प्रोविजंस बिटवीन दिस दे आर रिलेटेड टू पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है बहुत सारे 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स, उसमें भी सब टाइप्स है फंडामेंटल राइट्स के।
तो क्या बोल रहा है कि आपको ये पता है कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स नॉट ओनली टू इंडियन सिटीजन बट ऑल्सो टू फॉरेनर्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समारू डिकोस्टा, यही का था, उसने विवाह कर लिया वहाँ किससे, कौन सा हीरोइन था, जूलिया रॉबर्ट्स, उसका अफेयर हो गया। समारू हमारे छत्तीसगढ़िया दुर्ग निवासी रहीस, पता नहीं कैसे भिड़ गए, और जूलिया रॉबर्ट्स से विवाह भी हो गया। जूलिया रॉबर्ट्स से विवाह हो गया तो अमेरिकन ग्रीन कार्ड मिल गया, मतलब वो परदेसी हो गया। उसने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी, अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली। अब वो समारू साहू से बन गया समारू डिकोस्टा। ऐसे ही होता है, सब यहाँ से जाते हैं, वहाँ नाम बदल जाता है, समारू हो जाएगा सैम डिकोस्टा, नहीं? ऐसे ही होता है, सुने नहीं हो क्या? अब सैम डिकोस्टा वो अमेरिकन सिटीजन हो चुका है ना, वहाँ बैठा है, और हमारे छत्तीसगढ़ में पटवारी के वैकेंसी निकल गई। समारू डिकोस्टा वहीं से हल्ला मचा रहा, महू पटवारी बनूँ, महू जाऊँ, महू पटवारी एग्जाम दूँ। ऐसे नहीं मिलेगा उसका फंडामेंटल राइट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees fundamental rights both to Indian citizens as well as foreigners, but not in this way like Indians have. समारू डिकोस्टा अपनी पत्नी जूलिया रॉबर्ट्स के साथ हनीमून पे बस्तर आया, वो यहाँ लैंड किया इंडियन सॉइल पे, तो उसके फंडामेंटल राइट्स एक्टिव हो गए। लेकिन एक अमेरिकन वहाँ बैठकर वहाँ फंडामेंटल राइट क्लेम नहीं कर सकता ना। तो अब समारू डिकोस्टा आया तो वहाँ बैठे बैठे बोल रहा है कि भाई मेरा, क्योंकि आपको एक फंडामेंटल राइट है, पता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स। every Indian citizens, every citizens, they have this fundamental right to have equal opportunity in matters of public employment, whether central government or state government. ये आपको मिला, फंडामेंटल राइट है आपका। तो गवर्नमेंट ने बोला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बोला, साला सारे फंडामेंटल राइट्स अगर फॉरेनर को दे देंगे गड़बड़ हो जाएगा। पता चला पटवारी की वैकेंसी लेकर छत्तीसगढ़ में, सारे ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड वो वासी वहाँ के उधर आके पटवारी बन गए, छत्तीसगढ़ में वो ताकत है। मत देखे तो पटवारी कैसे बनूं, नहीं। तो इसलिए certain fundamental rights are limited to Indian citizens only. These fundamental rights are not provided to foreigners according to the provision of Indian Constitution. कौन कौन से? 15, 16, 19, 29, 30 मेरे को ऐसे ही याद है ना? 15, 16, 19, 29, 30 कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स? आप पढ़ोगे इसको 15, 16, 19, 29, 30 आपके जबान में बैठ जाएगा। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स केवल इंडियन सिटीजन्स के? 15, 16, 19, 29, 30 नहीं। जैसे पोएम अपने को याद है ना, बाबा बाबा ब्लैक शेप या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, याद है ना? ऐसा तो नहीं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हैव यू एनी वुल है। पर बचपने में हम लोग जो उठो लाला बाखे खोलो पानी लाई मुँह धो लो बीती रात कमल दल फूले उनके ऊपर भौरे झूले, बचपने में हम लोग को कितना जो याद किए थे वो अभी भी याद रहता है। जानते क्यों? उस समय हम इस दुनिया में नए होते हैं, बहुत जिज्ञासु होते हैं, कोई भी चीज़ सुनते हैं तो बड़े ध्यान से, इसीलिए बोला जाता है कि बच्चों के सामने सिगरेट बीड़ी मत पियो, तुरंत सीखेगा। पता चला जला के फेंके और बोलेगा मैं भी फूंक के देखूंगा, है ना? बहुत जिज्ञासु होते हैं। हाँ, और ये भी उस समय हमारा माइंड करप्ट नहीं रहता, हम बहुत भोले होते हैं, हम जो देख रहे होते हैं वही ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उसी को सीख रहे होते हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर वायरस, तरह तरह का वायरस आता जाता है ना? तरह तरह का वायरस, दुनियादारी, अट्रैक्शन, पैसे का मोह, दुनिया भर के वायरस आ जाते हैं, तब हमारा दिमाग करप्ट हो जाता है। तो फिर हम उतने तेज लर्नर नहीं होते जितने हम बचपने में होते हैं, नहीं। 15, 16, 19, 29, 30 राइमिंग में याद हो जाता है, कई चीज़ें राइमिंग में याद रहती। 15, 16, 19, 29, 30 कौन कौन से राइट्स? दे आर लिमिटेड टू इंडियन सिटीजन्स। 15, 16, 19, 29, 30 मीन्स दीज फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गारंटीड टू द फॉरेनर्स। बाकी सब है,
इसके अलावा बाकी सब हैं उनको, लेकिन ये नहीं है। ठीक, सर हम लोग को तो राइट से चलेगी, वहाँ पे तो सिर्फ 5 ही आते थे। कहाँ? 15, 16, 19, 20। केवल वही लिमिटेड टू इंडियन सिटीजन्स का मतलब क्या हुआ? वो केवल इंडियन सिटीजन्स को मिलेंगे, फॉरेनर्स को नहीं मिलेंगे। इसका मतलब बाकी थोड़ी, बाकी पार्ट 3 के सारे जो फंडामेंटल राइट्स है सब इंडियन सिटीजन्स को हैं। लिमिटेड टू इंडियन सिटीजन्स को उल्टा बोलो ना, दे आर नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स। इसका अर्थ तो यही हुआ ना, दोज फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स। 15, 16, 19, 29। अभी क्लियर है ना? नाउ एफआरस आर इन्फोर्सिबल बाय द कोर्ट्स। इन्फोर्सिबल बाय द कोर्ट्स मतलब courts can give back your fundamental rights, they can enforce your fundamental rights back to you. Enforceable in nature. FRs are protected and guaranteed by Supreme Court. FRs are protected and guaranteed by Supreme Court. बताया आपने, कॉन्स्टिट्यूशन ने जिम्मेदारी किसको दी है? सुप्रीम कोर्ट को दी है। They are not sacrosanct or permanent. एक और फीचर, they are not sacrosanct or permanent means what does it mean? Parliament can curtail मतलब कट करना, काट छाट करना। curtail repeal them by constitutional amendment under article 368. समझो, one of the feature of part 3, fundamental rights are not sacrosanct, means they are not permanent. अब मैं घुमा फिरा बोल दूं कि फंडामेंटल राइट्स आर इम्परमानेंट, तो सही बोल रहा हूं, है ना? लेकिन टेस्ट में देता हूं तो फिर दिमाग काम नहीं करता, नहीं? हाँ, एक मतलब हम कैसे समझ रहे हैं कि एफआरस आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट, ऐसे पार्लियामेंट क्या कर सकती? जैसे आपने देखा राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी क्या किया? राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाया और उसको वहाँ से हटाकर पार्ट 12 में कर दिया। वही तो है। कैसे? वाई दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट? बिकॉज द पार्लियामेंट कैन curtail और रिपील देम बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। द प्रोविजन आर्टिकल 368 कुछ नहीं है। आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली it provides two ways of amending a constitution. Two ways of amending a constitution. That is constitution itself authorizes the parliament under the provision of article 368 that they can make amendments in the constitution. In any part of constitution. Part 3 की बात नहीं है, any part of Indian constitution. Provided those constitutional, अरे इसीलिए तो बगल में लिखा हूँ। हाँ वही है, मतलब ये शब्द दे सकता है, इसीलिए मैंने लिख दिया है वहाँ। ठीक है। कोई शंका किसी को? कोई दर्द, कोई पेन है, कोई पीड़ा? अभी तो कुछ देर पहले तेरे को पत्नी से पीड़ा था, अब नहीं है? अच्छा। एफर्ट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अब देखो एक और फैक्ट, एफर्ट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। या मैं ऐसा बोल दूं कि एफर्ट्स आर नॉट अनलिमिटेड, ऐसा बोल सकता हूं? मैं इसे घुमा फिरा बोल दूं कि एफर्ट्स आर लिमिटेड, तो सही हूं गलत हूं? मैं क्या बोल रहा हूं? एफर्ट्स आर नॉट अनलिमिटेड। क्या बोल रहा हूँ? मीन्स दे आर लिमिटेड। इसका मतलब यही हुआ ना, मतलब दे आर नॉट एब्सोल्यूट। आपको यू हैव दिस फ्रीडम टू राइट टू स्पीक इज योर फंडामेंटल राइट, लेकिन आप कुछ भी तो नहीं बोल सकते बिकॉज मतलब एफआरआर नॉट लिमिटेड। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज पुट सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ओवर योर फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने ही आपको फंडामेंटल राइट दिए हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने ही सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डाले हुए हैं कि आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन आप
इस ग्राउंड्स पे आपके इस फंडामेंटल राइट को रोका जा सकता है ना, समझ रहे हो? ओके, अब ये क्या बोल रहे हैं, नाउ एफआर कैन बी सस्पेंडेड। अब मैंने आपको बताया ना कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं जब आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है मतलब किए जा सकते हैं। यस, योर एफआर्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट्स अंडर आर्टिकल 20 एंड 21। क्या बोल रहा है एक और फीचर मालूम हो गया कि भाई क्वेश्चन पूछा मैंने कि इज इट राइट दैट योर फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड, तो आप बोलोगे बिल्कुल हाँ, यस इट कैन बी सस्पेंडेड व्हेन, नॉट इन जनरल बट इन केस व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन इन द कंट्री। और नेशनल इमरजेंसी जब आप पढ़ोगे आगे चल के तो पता चलेगा कि देर आर 3 ग्राउंड्स ऑफ एक्चुअली इम्पोजिंग अ नेशनल इमरजेंसी इन द कंट्री। देर आर 3 ग्राउंड्स ओवर विच अ नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड इन द कंट्री बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बस यहाँ सुनो ना, इसको पढ़ोगे डिटेल में आगे। अभी क्या है नेशनल इमरजेंसी, अब नेशनल इमरजेंसी केस मतलब वॉर हो गया, मान लो डिक्लेयर्ड वॉर, पाकिस्तान से वॉर हो गया हमारा, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन द कंट्री। In that situation, FRs of citizen can be suspended. Suspended मतलब suspension क्या होता है, थोड़े समय के लिए, not for permanent. Suspend मतलब थोड़े समय के लिए आपके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो गए। और कब हो सकता है वो, जब इंडिया में देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो। तो यहाँ आपको 2-3 चीज़ें मालूम चली। एक कि am I wrong if I say fundamental rights cannot be suspended? राइट? नो सर, मैं गलत हूँ, आई एम नॉट राइट, एफआर्स कैन बी सस्पेंडेड एंड इन विच सिचुएशन फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड? ओनली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी इन द कंट्री एंड एक्सेप्ट, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, एक्सेप्ट द एक्सेप्ट द राइट्स अंडर आर्टिकल 20 and 21, all other fundamental rights can be suspended। मतलब 2 फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो आर्टिकल 20 और 21 में है which cannot be suspended during national emergency। उसके अलावा बाकी सारे आर्टिकल्स, बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड हो सकते हैं। किसी कोई दर्द? नेशनल इमरजेंसी में मतलब एक ही बड़ी इमरजेंसी हो तो जिस टाइम डिस्प्यूट होता है दूसरे कंट्री से, वही There are 3 grounds actually: war, external aggression and armed rebellion. There are 3 grounds, there are only 3 grounds mentioned in the constitution over which a national emergency situation can be, India, our country can go through a situation of national emergency. War, external aggression मतलब बाहर से कोई आक्रमण। वॉर क्या होता है, वॉर आपको एक जैसा लगेगा ना, मैं बोलूँगा युद्ध और बाह्य आक्रमण एक जैसा लग रहा है ना? वॉर इज डिक्लेयर्ड वॉर, बोथ द कंट्रीज आर इन्वॉल्व। एक्सटर्नल एग्रेशन छुटपुट जो बॉर्डर पे अटैक होते हैं जो हमेशा पाकिस्तान करता रहता है। मान लो भाई ऐसे तो हमको मतलब रोज इमरजेंसी सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि ये साले तो बॉर्डर पे हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कुछ सीरियस अटैक हो गया, नाउ इन दैट बिकम्स द ग्राउंड ऑफ पुटिंग कंट्री इनटू नेशनल इमरजेंसी सिचुएशन। नाउ थर्ड वर्ड, आर्म्ड रिबेलियन। रेबेल का मतलब क्या होता है? रेबेल बदला, हाँ तुम आ रही हो ठीक है, लेकिन यहाँ आर्म्ड रिबेलियन का मतलब है सशस्त्र विद्रोह। देश में कुछ समुदाय AK-47 के साथ गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह कर दिया और देश में त्राहिमाम मचा रहे, कहीं भी मर्डर कर रहे हैं ये सब। तो इस सिचुएशन में भी कंट्री को में नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हो सकती है। आर्म्ड रिबेलियन, आर्म्ड मतलब विद्रोह हो गया है भारत के अंदर, और वो भी सशस्त्र विद्रोह हथियारों के साथ। अबे पुलवामा हमारे देश के अंदर, वो तो एक्सटर्नल एग्रेशन है, वो तो ऐसे छोटे छोटे अटैक होते रहेंगे, हमेशा थोड़ी नेशनल इमरजेंसी लगा देंगे। सीरियस काइंड ऑफ अटैक नहीं, दंगा नेशनल इमरजेंसी सिचुएशन।
अब देखो वो सिचुएशन अलग है। उस समय जानते हो आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड था ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। उस समय ग्राउंड था इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस। फिर इसीलिए इंदिरा गांधी एक्चुअली शी मिसयूज्ड this national emergency, and so this amendment was done in 44th Constitutional Amendment Act 1978, and internal disturbance was this ground was replaced by a word called armed rebellion. अब सब पढ़ोगे आर्टिकल 19 है ये, हाँ अब आगे पहुंच गया। तो सर ये से राइट टू स्पीक है, तो सर जैसे फॉरेनर लोग अगर यहाँ आए घूमने या कुछ हुआ कुछ हो गया तो उनको राइट टू स्पीक का मतलब सर नहीं मिलेगा, मतलब उसको बोलने का हक नहीं है। अरे बोलने का हक मतलब ऐसा नहीं कि वो चुप घूमेगा इंडिया में। नहीं सर वो तो माइक लगाकर कहीं भाषण देने लग गया, दंगा भड़काने लग गया। सर वो तो इंडियन को भी नहीं है वो रिस्ट्रिक्शन तो सर, लेकिन आर्टिकल 19 तो फॉरेनर को रोकता है ना, नहीं मिल रहा है उसको, इंडियन को मिल रहा है। तो उसका एक प्रोविज़न है 15, 16, 19, 29, 30। 19 में बहुत सारी चीज़ें हैं, केवल वही नहीं है, राइट टू स्पीक नहीं है। 19 में क्या है जानते हो? आप भारत में कहीं भी बस सकते हो, यू कैन हैव योर रेसिडेंस एनीवेयर इन द कंट्री। अब ये आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट दे दिए, सारे अमेरिकी ऑस्ट्रेलिया आके ज़मीन खरीद के बस गए तो तुम कहाँ जाओगे? केवल वही नहीं है ना? ठीक है। Efforts can be suspended during अच्छा, the right under Article 19 can be suspended only when, अब इसकी भी कंडीशन है। आर्टिकल 20, 21 को तो मालूम हो गया आपको। Even during national emergency these rights are not suspended. Protection in respect of conviction. Protection मतलब conviction, जैसे आपको ऐसा नहीं किसी को भी ऐसे बढ़ा के जेल में बंद कर दिए, ऐसा नहीं। कन्विक्शन कोई भी मतलब भाई कि अपराध के लिए आपको संरक्षण प्राप्त है ना, इनके विरुद्ध संरक्षण, वो जीवित रहेंगे। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लिव, है ना? पता चला आर्टिकल ये आपका फंडामेंटल राइट भी सस्पेंड हो गया, और कोई भी मार काट रहा है किसी को, नहीं, फंडामेंटल राइट, जीवन जीने का अधिकार है भाई आपको, है ना? राइट टू लाइफ एंड दैट ऑल्सो नॉट ओनली योर राइट टू लिव बट ऑल्सो विद डिग्निटी, सम्मान जीने का हक है आपको ना। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें सस्पेंड नहीं होती, ये जी हमेशा। कन्विक्शन इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन इन सर्टेन ऑफेंसेस, है ना? मतलब कन्विक्ट होने से आपके लिए जो आपको प्रोटेक्शन दी जाती है ना, वो आपका फंडामेंटल राइट है, वो भी हम पढ़ेंगे पगली, सब तो पढ़ेंगे, अभी मत दिमाग लगाओ, अभी सिर्फ ये नंबर याद रखो। आर्टिकल 20, 21, आर्टिकल 19 इसका भी डिटेल पढ़ेंगे। अभी तो हम फीचर्स में जा रहे हैं, अभी तो हम डिटेल में घुसेंगे, आर्टिकल वाइज घुसेंगे। आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड, इसकी एक कंडीशन देख लो, योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, नॉट इफ डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। आर्म ED REBELLION, रिबल विद्रोही को बोलते हैं, रिबल विद्रोही, है ना? और रिबेल जो तू बोल रही थी पगली, बदला लेना, दैट इज रिवेंज नॉट रिबल। रिबल का मतलब रिबेलियन, विद्रोही, है ना? अरे कितना स्लाइड है, तो बहुत सारा स्लाइड है। चलो, और ये क्या है कि शुरुआत में आपको अच्छी समझाइश देने से आपके आगे के बेसिक क्लियर हो जाते हैं, फिर आगे फास्ट हो जाओगे, है ना? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, मीट टुमारो। और ये हफ्ता हम एंगेज रहने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स पे, पूरा हफ्ता जाएगा, बड़ा है और इम्पोर्टेंट। अब ख़त्म करना हो तो मैं तो 2 दिन में ख़त्म कर दूँ, है ना? लेकिन मेरा अपना तरीका है, मैं अपने तरीके से चलूँगा। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे।